तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थियोडोरे रूजवेल्ट के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। थियोडोरे कहते हैं, अ गुड नेवी इज नॉट अ प्रोवोकेशन टू वॉर, इट इज़ द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस। देखो, जो सेम चीज़ है जो थियोडोरे ने बोली है वही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली थी इन वन ऑफ हिज कॉन्वोकेशन स्पीच इन द स्कूल व्हेन अ गर्ल आस्क्ड हिम, सर व्हाई इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इज डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कि भाई इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, देन व्हाई इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। सो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने आंसर दिया था दैट इंडिया इज सराउंडेड बाय द कंट्री हु ऑलरेडी हैज़ द न्यूक्लियर पावर, सो इट इज़ नॉट द प्रोवोकेशन ऑफ द वॉर, इट इज़ टू जस्ट इस्टेब्लिश द डेटरेंस, कि हमें वॉर नहीं करनी, हमें डेटरेंस क्रिएट करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये रूल होता है कि जो वीक होता है उसी को परेशान किया जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एम्पावर करना है। यही कुछ मतलब है थियोडोरे रूजवेल्ट का कि हम नेवी को डेवलप कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि हम पीस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आई होप जो आप जो मीनिंग है मीनिंग है सॉरी थियोडोरे रूजवेल्ट के कोट का वो समझ गए होंगे। मीनिंग बेसिकली क्या है, डेटरेंस क्रिएट करना। ठीक है, वही इंडिया की स्ट्रेटेजी रहती है, डेटरेंस क्रिएट करना। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, चाहे हम नेवी की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हैं, सबके पीछे एक ही चीज़ है, क्या, हमें पीस इस्टेब्लिश करना है। वही इंडिया का मिशन है। सागर सागर हमारा इंडिया का मिशन है। और इंडिया का जो नॉर्थ इंडो पैसिफिक रीजन है इंडिया में, उसमें इंडिया का स्टैंड भी यही है कि हमें फ्री, ओपन और सिक्योर जो मरीटाइम ट्रेड है, मरीटाइम जो रूट है उसको इस्टेब्लिश करना है। वो भी कौन से रूल गवर्न करें, जो इंटरनेशनल यूएन के रूल है वो गवर्न करें, यूएन क्लॉज के रूल है वो गवर्न करें। ठीक है, तो यही कुछ हमारा मतलब है थियोडोरे का, और वही हम कुछ इंडिया जो है इसको अडॉप्ट भी करता है बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में। हमारा आज का एडिटोरियल है मरी टाइम डोमिनेंस से रिलेटेड। देखो, सीएपीएफ एग्जाम में जो है आपके डिफेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफेंस का जो एरिया है, डिफेंस सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफेंस में 3 ब्रांचेज होती है, मेनली 3 ब्रांचेज होती है। आपकी आर्मी हो गई, नेवी हो गई और आपकी हो गई एयरफोर्स। ठीक है, तो नेवी का आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस बेसिकली यही होगा कि इंडिया का जो रोल है, आपको पता है कि जो इंडिया है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ठीक है, जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडिया यहाँ पे फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट डिफेंडर का रोल प्ले करता है। कहीं भी कुछ होता है वहाँ पे इंडिया अपनी नेवी को भेज देता है। आपको पता है कि सोमालिया में पायरेट्स की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो पायरेट्स मतलब कि वो जो लुटेरे होते थे, नाव को जो लूट लेते थे, वो वाली प्रॉब्लम अभी तक है। ठीक है, सोमालिया में होती है। तो इंडिया क्या करता है, वहाँ पे गश्त लगाता रहता है अपनी नेवी के साथ, और फिर वहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स को अरेस्ट करता रहता है। और आम दिन ये है, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। ठीक है, तो एक आधा एग्जाम्पल का भी आ जाए तो ले लेना न्यूज़पेपर में से। यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या क्या प्लान कर रहा है, क्या क्या ऑलरेडी कर चुका है अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए। यही आज के एडिटोरियल का मोटिव रहेगा और यही कुछ हम डिस्कस करते हैं जब ऐसे राइटिंग आ जाता है। ठीक है, चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो हमारा ऑपरेशन संकल्प है, ये जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑपरेशन संकल्प है। तो हमारा जो ऑपरेशन संकल्प था बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए था इंडियन ओशन रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारा जो ऑपरेशन संकल्प है 2024 के अंदर इसको एक्सपेंड कर दिया, अभी 2024 ही चल रहा है। रेड सी जो है, रेड सी जो एरिया है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित था। देखो, ये है रेड सी। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट हो गया। तो ये है क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, यहाँ पे ये बंद है, यहाँ पे फिर वो कैनाल आ जाती है, रेड सी कैनाल, और यहाँ पे फिर आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया है इधर की साइड। ठीक है, तो ये हमारा जो था अभी तक वो यहाँ तक सीमित था। ये जो एरिया था ये कवर करता था क्या, इंडिया किसके अंदर, अपने ऑपरेशन संकल्प के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था इस एरिया में। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे सोमालिया वगैरह है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बढ़ के अब यहाँ पे रेड सी में भी आ गया है हमारा ये जो ऑपरेशन संकल्प है। ठीक है, और ये ऑपरेशन संकल्प का एम क्या है, वही कि जो इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह होती है, नाव वगैरह जाती हैं, माल वगैरह जाता है, वहाँ पे जो पायरेट्स होते हैं उनको लूट लेते हैं, ड्रोन अटैक हो जाता है उनके ऊपर, हाईजैकिंग हो जाती है। तो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना हमारे ऑपरेशन संकल्प का ये क्या है, मोटिव है। और यही इंडिया का जो एम है, इंडिया का जो स्टैंड है इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर का और फर्स्ट रिस्पॉन्डर का,
इसी से कुछ अलाइन करता है अभी हमारा जो एक्सपांशन हुआ है ऑपरेशन संकल्प का, ठीक है। तो आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया क्या रोल प्ले करता है। इंडिया रोल प्ले करता है किसका? फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, कि कुछ भी हो जाता है तो इंडिया यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, चाहे वो पायरेसी हो, हाईजैकिंग हो, कुछ भी हो। तो ऑपरेशन संकल्प अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मूज तक सीमित था, अब उसको एक्सटेंड करके रेड सी तक कर दिया है। देखो ये कुछ हमारे जो गोल्स हैं उससे अलाइन है, और इंडिया की जो इमेज है, इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनल डोमेन में, ये कुछ एनहेंस करता है कि इंडिया का स्टैंड क्या है इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। तो देखो अब ये सारी चीज़ें हो रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इंडिया एनहेंस कैसे कर रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आया है, क्या क्या प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्या डेवलप हो रहा है हमारा ये जो है सी कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। देखो जो पहले के डेली डिस्पैच हैं उसमें पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से हम ये मैक्सिमम चीज़ें हैं जो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के एडिटोरियल में सारी चीज़ों को क्लब करके दिया है, एक सीक्वेंस बना के दिया है ताकि आपको समझ आए कि इन सब चीज़ों का हमारी जो स्टैंड है इंटरनेशनल रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो स्टैंड है उसमें इसका क्या मतलब पड़ता है, ठीक है। तो देखो INS अरिघाट है, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगस्त के अंदर इसको कमीशन कर दिया था INS अरिघात को, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सेकंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, SSBN है, जिसको इंडिया ने इंक्लूड करा है अपने किसके अंदर, मरीटाइम सिक्योरिटी में प्रोवाइड कराने, मतलब जो इंडियन ओशन है इंडियन नेवी के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया है। तो देखो ये अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, एडवांस सिस्टम इंक्लूड कर लेंगे, एडवांस चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि भाई हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो इंडिया स्टैंड लेता है वो उसी चीज़ों के अलाइन में होता है, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। इंडिया का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको एनहेंस करेगा, ठीक है। कैसे एनहेंस करेगा? देखो ट्रायड है बेसिकली हमारा ना, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और लैंड हो गया, हमारी आर्मी हो गई। तो नेवी को ये SSBN हमने इंक्लूड कर लिया, तो इंडिया का जो ट्रायड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथेंड हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एडवांस फीचर रहेंगे, सारे सोनार कैपेबिलिटी, सोनार आपको पता होगा कि ना उसकी डेप्थ को मेजर करता है, यहाँ पे कोई सबमरीन वगैरह है या नहीं है उसको भी मेजर करता है। सो सोनार सिस्टम है, प्रोपल्शन सिस्टम है, एकॉस्टिक डंपिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें जो इसके अंदर है वो सारी चीज़ें क्या है, एडवांस है, ठीक है। एक आधा नाम याद आ जाए तो लिख देना, नहीं नाम आए तो एडवांस करके लिख देना, ठीक है। अब देखो इंडिया ने K4 जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है इसको भी टेस्ट किया था, ठीक है। इसकी रेंज कितनी थी? 3500 किलोमीटर। तो देखो हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रही है इन सब चीज़ों की वजह से। देखो हमने ये जो सबमरीन है INS है इसको इंक्लूड करा, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल है। हमने K जो सबमरीन मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी लॉन्च करके देखा, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है। और इस K4 के रेंज के अंदर चाइना भी आता है, K4 के रेंज के अंदर चाइना भी आता है। तो देखो ये चाइना के लिए भी डेटरेंस क्रिएट कर रहा है। देखो हमने कल की न्यूज़ में क्या देखा था, कल की न्यूज़ में देखा था कि जो पाकिस्तान है वो बैलिस्टिक मिसाइल से कुछ रिलेटेड एक मिशन है उसको लॉन्च कर रहा है, तो US से घबरा रहा है, ठीक है। तो देखो छोटी सी कंट्री से इतनी बड़ी कंट्री घबरा रही है, क्यों? क्योंकि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल वाला जो उसका सिस्टम है, वो जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है उसकी रेंज के अंदर अब US से भी आ जाएगा, ठीक है। और जो पाकिस्तान है उसका जो पलड़ा है कहीं ना कहीं झुका हुआ है किसकी तरफ? चाइना की तरफ, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है, ये तो सारी ओपनली बातें हैं। तो देखो कभी USA और चाइना की लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान किसका साथ देगा? चाइना का साथ देगा, और USA पे वहाँ से अटैक करेगा, इसलिए US से घबरा रहा है, ठीक है। तो देखो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत डीप मतलब होता है। अब हमने यहाँ पे K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल करी, चाइना इसके अंदर रेंज में आ गया, तो क्या होगा? चाइना के लिए अब ये डेटरेंस क्रिएट करेगा। डेटरेंस क्या होता है? देखो डेटरेंस होता है कि आपके पास हथियार, डेटरेंस सिंपल भाषा में समझो कि आप लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, आप लड़ना नहीं चाहते, अब आपके पास ना तो बॉडी है, ठीक है, ना आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना आपने कोई हथियार वगैरह ले रखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी देखेगा आपको, कोई मजबूत सा बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान, वो आपको छेड़ेगा, बुली करेगा, ठीक है, धक्का वक्का दे देगा, ये चीज़ करेगा। बट आपने बॉडी, आप जिम विम गए, ठीक है, जिम विम जाके आपने बॉडी वगैरह बनाई और पिस्टल एक खरीद ली लाइसेंस वाली, यहाँ पे लगा के चल रहे हैं, ठीक है। भले ही आपका मोटिव नहीं है, आप नहीं चाहते किसी पे हमला करना, लेकिन होगा क्या कि लोग उसको देख के डेटरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। वही सेम चीज़ देखो, इसको उल्टे मतलब में मत लेना, मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है। वही सेम चीज़ इंडिया क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने से क्या होगा? डेटरेंस क्रिएट होगा कि जो और कंट्री है वो इंडिया के ऊपर अब हमला नहीं करेंगे, ठीक है।
जैसे चाइना बुली करता रहता है हमें कि हम्बनटोटा पोर्ट पे कुछ बना लिया, वहाँ पे सी पैक बना लिया, इधर कुछ कर लिया, तो ये क्या चीज़ है, ये हमें परेशान करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वही इंडिया कर रहा है कि अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है, उससे अब चाइना परेशान होगा और फिर डेटरेंस क्रिएट होगा और पीस एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रोजेक्ट 77 है, इसको भी अप्रूवल दे दिया। ये क्या चीज़ है, ये भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स हैं, SSNs हैं, ठीक है। इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया अंडर प्रोजेक्ट 77 के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के नाम थोड़ा याद रखना, प्रोजेक्ट 77 हो गया, INS अरिघात हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट 77 है, इसके अंदर जो ये हमारा ये जो सबमरीन्स बनेगी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, तो ये जो सबमरीन होगी 90% इसके अंदर जो मटेरियल लगा होगा वो इंडिजीनियस होगा, मतलब हमारे इंडिया का ही लगा होगा। तो जो मेक इन इंडिया है उसको भी बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। कब तक आएगी, 2036-37 तक आएगी, तो बनने में टाइम लगता ही है। तो वही ये सारी चीज़ें हैं। इससे होगा क्या, हमारी जो अंडर वाटर स्ट्रेंथ है, हमारी नेवी की जो अंडर वाटर स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी इससे, ठीक है। तो क्या इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है ताकि डेटरेंस क्रिएट हो सके, ठीक है। वॉर हो जाएगी तो वॉर को भी देख लेंगे, लेकिन बेसिकली मोटिव हमारा वॉर नहीं होता, डेटरेंस क्रिएट करना होता है। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला था, कलाम जी ने भी बोला था क्या कि इंडिया डू नॉट वांट टू फाइट विद एनी कंट्री, जस्ट इंडिया वांट टू क्रिएट अ डेटरेंस बिकॉज वी हैव बोथ द नेबर्स हु हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अब जब देखो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दोनों हमारे देशों के पास है, चाइना हो गया, अपना पाकिस्तान हो गया, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी डेवलप करेंगे, ठीक है। जब पाकिस्तान ने कर लिया तो इंडिया तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा देखो ये तो हो गई हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात, INS अरिघात हो गया, प्रोजेक्ट 77 हो गया। इसके अलावा जो कन्वेंशनल हमारी सबमरीन है, ठीक है, कन्वेंशनल सबमरीन है वो भी हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट 75 हो गया, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास हमारी प्रोजेक्ट 75 के अंदर डेवलप हो रही है, 77 के अंदर हमारा प्रोजेक्ट 77 के अंदर न्यूक्लियर हो रही है। तो दोनों चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं। और जो हमारी 6 सबमरीन है ये अंडर दिस प्रोजेक्ट ये भी अभी कमीशन होने वाली है, INS वर्कशीर क्या है, नॉन न्यूक्लियर वाली है। देखो ये स्कॉर्पियन क्लास है, थोड़ा सा याद रखना है इसको, ठीक है। और 3 एडिशनल भी बन रही है, 60% इंडिजीनियस माल उसमें लगा रहेगा, देसी माल लगेगा हमारा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव्स हैं हमारी इंडियन नेवी के, कि इंडियन नेवी कैसे अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है ताकि आने वाले फ्यूचर के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, खतरे हैं, उनको हम टैकल कर सकें। नहीं टैकल करना तो हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है उसको कहीं ना कहीं हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सके। हमारा जो मोटिव है वहाँ पे फ्री जो सारे जो ओपन जो है फ्री एंड ओपन वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को बनाना है, इंटरनेशनल लॉ गवर्न करे, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री वहाँ पे अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश ना करे। आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ, चाइना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को, अपनी नेवी की कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है। यही सारी चीज़ें प्रोजेक्ट 75 आई, यही इसी डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो बस इन प्रोजेक्ट्स का नाम थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। अगर ये अंडर की चीज़ें भी भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का नाम ज़रूर लिखना। प्रोजेक्ट 75 हो गया, 75I हो गया, ठीक है, 77 हो गया, INS अरिघात हो गया। तो ये सारे प्रोजेक्ट क्या है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हमारा UAV होता है, वैसे तो वो एरियल वाला होता है, ये है अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, जैसे रिमोट से चलाते हैं हम, इसके अंदर मैन वगैरह नहीं होगी, अनमैन्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंडर वाटर सी जाएगा, देखेगा कि किसी की सबमरीन घूम रही है, वहाँ पे नहीं घूम रही, चाइना करता रहता है ऐसे, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, पढ़ लेना कभी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को डेवलप करेगी, हमारे सर्विलांस को डेवलप करेगी, अगर UUV अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर दिया है प्रोजेक्ट को, ठीक है। 100 टन का एक UUV जो है वो डेवलप हो रहा है 2500 करोड़ रुपए में, कम ही खर्चा हो रहा है, वैसे तो 2500 करोड़ देखने में ज़्यादा है, लेकिन डिफेंस के हिसाब से बहुत कम है। तो लो कॉस्ट है, हाईली इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इंडिया की जो मरीटाइम थ्रेट जो हो रहे हैं एबिलिटी उसको एड्रेस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। पायरेसी वगैरह ये सारी चीज़ें अपने बंदे जाते रहते हैं, तो अब इसको भेजेंगे, ये जाके देखेगा, वहाँ पे कोई होगा तो हम फिर हम जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ डेवलप कर रहे हैं कैपेबिलिटी हमारी। ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। अगर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी आ जाता है तो इसको लिखना, ठीक है। हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। UUV क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मेथड है, ठीक है। समझ आ गया, यही सारी चीज़ें, मैरीटाइम वेयरफेयर कैपेबिलिटी, अंडर सी कैपेबिलिटी,
हम ये सारी चीज़ें डेवलप करें इन चीज़ों को इंक्लूड करके, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आती है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में आ जाती है, अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने में आ जाती है, डेटरेंस को क्रिएट करने में आ जाती है। तो चैलेंजेस भी कुछ होंगे बच्चों, या नहीं है चैलेंजेस? देखो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और हमारी डिफेंस का और इंडियन गवर्नमेंट का चैलेंजेस एक है, माल नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। लिमिटेड बजट नहीं है। जब सीएपीएफ में जाओगे, सीआईएसएफ में ज्वाइन करोगे तुम असिस्टेंट कमांडेंट, तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे तुम रिम इकट्ठा करते डोल रहे हो। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी। बजट नहीं है, यही सिंपल चीज़ें हैं, तुम्हारे पावर के अंदर नहीं आएगा। 1 रिम 2 रिम मिलेगी तुम्हें पेपर। फिर इधर उधर जो तुम्हारा प्लांट में दोस्त होगा उससे बोलोगे यार थोड़ा रिम का अरेंजमेंट करवाओ। तो कहने का क्या मतलब है, बजट नहीं है हमारे पास, ठीक है। नेवी क्या फेस करती है, देखो लिमिटेड बजट है हमारे पास, ठीक है। लिमिटेड बजट है, देखो इस बजट के अंदर हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, और यही बजट कम है। तो इंडिया को बेसिकली बजटरी जो एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा सा एनहेंस करना चाहिए। देखो सॉल्यूशन एज सच इस एडिटोरियल में नहीं प्रोवाइड करा रखे, लेकिन हमें पता है भाई कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था बॉन्ड वाला, ठीक है, बॉन्ड वाला पढ़ा था। तो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, हमारी जो आर्मी है उसको भी मार्केट से ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। कंपटीशन आए, माल सस्ता हो, अच्छा माल बन के आए, ठीक है। बाहर से कर रहे हैं, यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे, बॉन्ड वाला तो वैसे इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बॉन्ड में रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड में रिटर्न देना पड़ता है, हम इंडियन आर्मी जो है रिटर्न कहाँ से देगी, वो तो डिफेंस कैपेबिलिटी को डेवलप कर रही है। तो बॉन्ड वाला तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक, ठीक है, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो प्लस प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों चीज़ मिलके जो होगा कंपटीशन वगैरह चीज़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिले होता है एक्विजिशन के अंदर, ठीक है। जो एयरफोर्स वगैरह में आपका कोई दोस्त होगा कोई अच्छी रैंक पे, तो वो आपको इन सब चीज़ों की सच्चाई के बारे में बताएगा कि जो हॉल वगैरह है वहाँ पे हम फ्लाइट ले जो मतलब एक मेरा फ्रेंड है वही ये बता रहा था कि हॉल वगैरह में, क्योंकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है यहाँ पे हम अपना वो लेने जाते हैं, ठीक है, जेट वगैरह, वो फाइटर पायलट है, कहते हैं जेट वगैरह लेने जाते हैं। वो वहाँ पे इतना ज़्यादा रेड टेपिज्म है कि एक दिन का वो होता है जाने का, लेकिन 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और हम वहाँ पे वेस्टफुल हमारा टाइम रहता है, ठीक है। तो वही कहने की क्या बात है, डिले एक्विजिशन है, ये रेड टेपिज्म है, ये जो प्रोफिशिएंसी है, डिले क्या है कि प्रोफिशिएंसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। ये चीज़ वहाँ पे है। मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट ये करने की ज़रूरत है, लॉन्ग गेस्टेशन जो पीरियड है इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जो हमारी डिफेंस सेक्टर जो है, इंडियन नेवी आ जाए तो इंडियन नेवी मतलब डिफेंस सेक्टर जो है इन सब प्रॉब्लम से जूझता है, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम को फेस करता है, ठीक है। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड हो गया, डिले इन एक्विजिशन, लिमिटेड बजट, पैसा नहीं है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट कुछ सैंक्शन भी हो गया तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे वो 2036 तक आएगा हमारा दूसरा वाला जो है। तो इतना लंबा गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है। उसके बाद बन जाता है तो और डिले हो जाती है। ये तो हमने टारगेट रखा है, टारगेट से हमेशा डिले होता है। रीज़न क्या है, गवर्नमेंट का रेड टेपिज्म। कैसे दूर करें इसको, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करो, कॉपरेट करो, प्राइवेटाइज करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर इसमें इंक्लूड होंगी, प्राइवेट कॉपरेट एनवायरनमेंट लेके आओ, ठीक है। बेसिकली अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, इन प्रॉब्लम से हमें निजात मिल जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताइए कि ये जो हर्डल्स है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो गोल है, जैसे सागर विजन, हमारा जो सागर विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करानी है। हमने जो एक्सपांड करा वो यही इसी हमारे विजन में अलाइन है। तो और इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाना, जो हमारा विजन है मैरीटाइम डोमेन में, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी अगर हम ये सारी चीज़ें, हमारे चैलेंजेस है इसको सॉल्व करते हैं। तो यही कुछ मतलब था आज के एडिटोरियल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जो हमारे अंदर जो लैकूनेज हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की। तो जो चलो बच्चों, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो सर्दियों में थोड़ा सा लेट हो जाती है क्योंकि उम्र बढ़ रही है मेरी, और उम्र बढ़ते बढ़ते थोड़ा थोड़ा मेरे को सर्दियों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसा मैं फिट हूँ एकदम, हमेशा सोल्जर की तरह रहता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं इफेक्ट हो जाता हूँ इन सर्दियों से। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्पैच डिस्कशन तो डेली आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो जाता है, अभी मैं थोड़ा सा करूँगा कुछ ना कुछ, ताकि सुबह टाइमली इसको लेके आऊँ।
ठीक है, आप करो इस चीज़ को कि ये जो है हमारा आज का टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करो। इसको लिखने का ट्राई करोगे तो पेपर 2 के लिए आप प्रिपेयर होगे, धीरे धीरे प्रिपेयर होगे। देखो एकदम से हम स्टेरॉइड तो लगाएंगे नहीं कि एकदम से लगाया और भागना चालू हो गया। धीरे 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 नेचुरल जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करेंगे। कैसे होगी? जो टॉपिक देता हूँ उसको लिखो, ठीक है। आज कल मैंने बोला था वैसे चेक करने के लिए, करा नहीं, लेकिन आज मैं करता हूँ उसको, ठीक है। थोड़ा सा बीमार हो गया था कल, ज़्यादा ही हो गया था, कोई नहीं, मैं हो जाऊंगा ठीक, ठीक है। आप इसको लिखो लेकिन, ठीक है। चलो थोड़ा सा प्रमोशन कर ले। देखो दो हमारे जो है, एक टेस्ट सीरीज़ है पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए, ये हमारी रिटर्न प्रोग्राम है अभ्यास लेखन। दो हैं अभ्यास सीरीज़ में, अभ्यास मंथन, अभ्यास लेखन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, CAPF में कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा इतनी अफोर्डेबल चीज़ें। और क्वालिटी बच्चे खुद बता देते हैं, ठीक है। मैंने अभी मैसेज भी डाला था, एक बच्चे ने मेरे को करा था अभ्यास मंथन के बारे में। अभ्यास लेखन तो 5 तारीख से चालू होगा, लेकिन जो ये हमारा अभ्यास मंथन है पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ये चालू हो चुकी है। किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो हमारी thelearners.co.in पे जाके ज्वाइन कर सकता है। अभ्यास लेखन 5 जनवरी से चालू होगा। जिसको पेपर 2 में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है पेपर 2 में प्रॉब्लम हो रही हो, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ इस सीरीज़ के बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए ही मेरे को जाना जाता है, ठीक है। मेरे को डिस्क्रिप्टिव के लिए ही बच्चे पसंद करते हैं, तो उसके लिए ये हमारा है अभ्यास लेखन। 25 लेक्चर्स नहीं है, 25 बेसिकली टॉपिक हैं, 25 टॉपिक हैं। और ये जो टॉपिक हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पे बेस्ड है। तो सारी चीज़ें जो हैं हम इस 25 टॉपिक में कवर कर लेंगे। 25 से ज़्यादा लेक्चर होंगे, ठीक है। हर संडे को लेक्चर होगा, और एक संडे में अगर ख़त्म नहीं होता तो हम मंडे को ले लेंगे, ट्यूसडे को ले लेंगे, मतलब जैसा ट्यूशन चलता है वैसा चलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन हर संडे को नया टॉपिक हम लेंगे, ठीक है। 25 टॉपिक है, 25 संडे तक चलेगा। और इसको जल्दी ज्वाइन करो, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं करा है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छी चीज़ है। चलो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडिया और कुवैत। देखो इंडिया और कुवैत के रिलेशन जो है थोड़े से एनहेंस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। PIB में आया, द हिंदू में भी आया। तो पेपर 2 के लिए हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, क्योंकि कभी कभी इंडिया ये जो है इसमें पूछ लेता है डायरेक्ट कंट्री के साथ, लेकिन नेबरहुड के साथ ज़्यादा पूछता है और ऐसी मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ नहीं पूछता। लेकिन थोड़ा सा हुआ है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे जो रिलेशंस हैं, ठीक है, इंडिया और कुवैत के जो रिलेशंस हैं वो अब बढ़ के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब कि तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा, ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। मेरे वक्त बुरे वक्त में तू मेरी मदद कर और तेरे बुरे वक्त में मैं तेरी मदद करूंगा, इस हाथ दे इस हाथ ले, ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो हमारा जो है इंडिया और कुवैत का जो रिलेशन है अब थोड़ा सा बढ़ चुका है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है, कुवैत हमारा। बहुत सारे मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं डिफेंस कॉपरेशन को लेके, डिफेंस पर्सन एक्सचेंज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें जो हैं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एरिया पे हमने डिस्कस करा, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, फार्मास्यूटिकल, IT, फिनटेक, मतलब सारे जो हैं वो उन सब सेक्टर्स पे इंडिया और कुवैत ने डिस्कस करा है। कुछ कोलैबोरेशन निकलेगा, अभी कुछ ऐसमें एज सच आया नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुए हैं कल्चरल एक्सचेंज को लेके, एग्रीमेंट साइन हुए हैं स्पोर्ट कॉपरेशन को लेके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या कि हमारी जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ है कि कुछ की सेक्टर्स हैं जिस पे हम दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। देखो पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इस वाले क्वेश्चन में से यहाँ से आएगा कि जो हमारे PM मोदी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी उनको कुवैत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो दिया गया है, मुबारक अल काबिर ऑर्डर, ठीक है। मुबारक अल काबिर ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। उसके बाद जो हमारे मोदी जी गए थे तो इंडियंस को कैसे भूल जाएंगे, वहाँ पे गल्फ स्पिक लेबर कैंप है, गल्फ स्पाइक लेबर कैंप है, ठीक है। वहाँ पे सारे जो इंडियन लेबर्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब है। आप सभी को पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट में जो जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे यहाँ से लेबर जाती है, वो ब्लू कॉलर जॉब में आती है, ठीक। तो वो सारे एक कैंप के अंदर रहते हैं, उसका ये नाम है। तो यहाँ पे मोदी जी ने विजिट करा, ठीक है। और मोदी जी मिले किससे? अब्दुल अल बौरून से और अब्दुल लतीफ़ अल नाफिस से, जिन्होंने रामायण और महाभारत को
अरेबिक में ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज में आ जाता है। और मोदी जी की ये पहली विजिट थी किसकी, कुवैत की। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से भी है, थोड़ा सा यहाँ से भी है, बाकी सारा चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। समझ आ गया होगा तो कर ही दोगे, बहुत ईजी है क्योंकि अभी अभी डिस्कस कर रहा है, डिस्कस करने के बाद तो बहुत ईजिली हम कर ही देते हैं। सेकंड है साइक्लोन चीडो, साइक्लोन चीडो, ठीक है। कहाँ पे आया है, बस इतना सा थोड़ा सा याद रखो, मोजाम्बिक में आया है। साइक्लोन चीडो कहाँ है, मोजाम्बिक में आया है। मोजाम्बिक कहाँ पे है, देखो मोजाम्बिक है, ये रहा हमारा अफ्रीका, इंडिया नहीं अफ्रीका, यहाँ पे है हमारा मेडागास्कर, ठीक है, यहाँ पे है मोजाम्बिक, ठीक है। यहाँ पे चल के ऐसे करके आया होगा, ये है क्या, साइक्लोन चीडो, बस इतना सा याद रखो। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसको आंसर करो। देखो मैच द फॉलोइंग में आते हैं वैसे ऐसे टाइप के ना, क्योंकि साइक्लोन बहुत सारे आ रखे हैं, तो साइक्लोन सारे जो आते हैं हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ चीडो को दे देगा, एक कंट्री दे देगा, अभी जो आया यहाँ दे देगा, 1 2 करके जब 3 4 हो जाएंगी ऐसे करके आपको दे देगा। तो हम इसको इकट्ठा भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अभी तो कुछ हमने डिस्कस ही नहीं करना, चालू नहीं करा, अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इकट्ठा करके, एक सीरीज चलाएंगे यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोथर्मल वेंट। देखो क्या चीज़ होती है हाइड्रोथर्मल वेंट, देखो जो लावा वगैरह है, ठीक है, लावा वगैरह जब ओशन के नीचे से, ओशन के नीचे टेक्टोनिक बेल्ट होती है, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो समझ आएगा, तो मूव करती रहती है, तो ओशन के नीचे भी कुछ वो परत रहती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर लावा निकलता है, मिड ओशन रिज वाला, यहाँ से लावा निकलता है, लावा निकलने का समुद्र के पानी से मिक्स होता है, ठीक है, तो फ्लूम वगैरह निकलता है, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखो जो ओशियन है, जो बहुत ज़्यादा गहरे ओशियंस हैं, वहाँ पे सूरज की किरणें आ नहीं पाती, ठीक है, ये भी फिनोमिना एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में आता है। तो वहाँ पे सूरज की किरणें आ नहीं पाती, तो वहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए ना सब चीज़ों को, तो वो कहाँ से आती है, वो आती है यहाँ से हाइड्रोथर्मल वेंट से, ठीक है। यहाँ पे ना तो सोलर होता, ना विंड होता, ना कुछ होता, एनर्जी कहाँ से आती है, हाइड्रोथर्मल वेंट से केमिकली रिएक्शन होता है, जब पानी और ये मिलता है तो यहाँ से एनर्जी आती है, और यहाँ पे बहुत सारा पूरा एक लाइफ इकोसिस्टम है, ठीक है, किसकी वजह से है वहाँ पे, हाइड्रोथर्मल वेंट की वजह से, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। हमारा जो ये है इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमने कैप्चर करा है, फर्स्ट एवर इमेज है ये किसकी, एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट की, कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में, फर्स्ट एवर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और कौन से मिशन के अंदर, डीप ओशन मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ चला रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ओशन वगैरह नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ चला रही है डीप ओशन मिशन, इसके अंडर हमने अभी खोजा है इंडियन ओशन में डीप एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, वैसे हमने समझ तो लिया, ये सारा होता कहाँ है, टेक्टोनिक प्लेट में जब कोल्ड वाटर से मिलता है वहाँ होता है। मिनरल देखो, अब यहाँ से देखो दिख रहा है, यहाँ पे देखो धुआं निकल रहा है ना, यहाँ पे ये हाईली अच्छे जो मिनरल होते हैं, महंगे महंगे मिनरल, वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस मिनरल रिच फ्यूम से क्यों नहीं मिलते हैं, देखो जो लावा होता है ना, लावा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। अब लावा बाहर निकल रहा है, पानी से मिल रहा है, तो मिनरल्स तो निकलेंगे, ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ये चीज़ जो है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये यूपीएससी के अंदर आया था क्वेश्चन, यूपीएससी के अंदर आया था कि बैक्टीरिया, बेसिकली कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड था कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी मिलते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा इसको याद रखना। और कौन से किसके अंदर एनहेंस हुआ, डिस्कवर हुआ, डीप इंडियन ओशन, डीप ओशन मिशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे समुद्रयान मिशन भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ है। समुद्रयान मिशन का फोकस बेसिकली इनएक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट के ऊपर है, और अभी हमने क्या डिस्कवर करा है, एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है, एक्टिव है वो, ठीक है। बस ये है हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होती है, डीप ओशन मिशन का मोटिव क्या है, उसके अंदर अलग वो जो है ये जो है समुद्रयान मिशन, इसके अंदर डीप ओशन मिशन के अंदर आता है, ठीक है। इसका मोटिव क्या है, ये है इनएक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट को ढूंढना, क्या क्या मिलता है वहाँ से, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना, भूलना मत, ज्योग्राफी में आएगा ये वाला क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो सैटरडे को पता नहीं बच्चे सो जाते हैं क्या, सो जाते हैं क्या, मेरी गलती है, मैंने ही सैटरडे को रात को एकदम डिस्कस करा, सुबह डिस्कस करता तो आप लोग भी कमेंट कर ही देते, लेकिन चलो कोई नहीं, अगले दिन तो कर दिया करो। थोड़ा सा वो करा करो, आप डिसिप्लिन मत तोड़ा करो। थोड़ा सा मेरी वजह से हो रहा है, मेरे को पता है, मेरी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है डिसिप्लिन, लेकिन इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। देखो डे टू डे लाना पड़ता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर क्योंकि डेली तो आता ही है, तो लेट नाइट थोड़ा सा देख लो या फिर अगले दिन देख लो, थोड़ा ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सर्दियों की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब सर्दियों से हमेशा मेरे को एलर्जी रहती है, और अब तो वैसे ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई नहीं, अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 को कमेंट में बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आती है, अच्छा ये रह ही गया, इसको काट देना, ये कल का है, डिलीट करना रह गया, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। और आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।